यूपी में जो हार हुई 2024 में वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? बीजेपी का नेशनल हैंडल 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन जी जो उनके अभी अध्यक्ष बने हैं, और 2 पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। भाई उत्तर प्रदेश से एक और पूर्व अध्यक्ष आते हैं, राजनाथ सिंह जी, उनसे ऐसा क्या बैर है? लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा है। यहाँ प्रश्न जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ही परिवार के लोग ही अध्यक्ष होते हैं, पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। तीनों सीट पे बड़े बड़े राज्यों में एक एक सीट पर है, और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। और चूहे खा के दिल्ली हज करने चली गई भारत कांग्रेस की सरकार। अभी सारे साधु संतों के आ रहे थे। अपने शब्दों की गरिमा रखिएगा तो मैं भी गरिमा से बात करूंगी। वोट में एक बार आपके जो है शर्म नहीं आ रही है शंकराचार्य के लोगों को खींचते हुए, आप जो है करते हुए शर्म नहीं आ रही है? धर्म के स्वयं लेके दादा को बदल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। की बात करने वाले आपकी बढ़िया उत्तर प्रदेश की आप समाज पहुंच जा रहे हैं। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और जबरदस्त डिबेट में। आप देख रहे हैं द डिबेट क्लास। दोस्तों, आज की इस तीखी बहस में आमने सामने है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अचानक हिंदुओं की बड़ी हितैषी बनने का नाटक कर रही है। आज की डिबेट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का दावा था कि बीजेपी लगातार साधु संतों का अपमान कर रही है और इसी वजह से अब कोई भी हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा। उनका कहना था कि सारे हिंदू वोट अब कांग्रेस को ही मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने कांग्रेस के पुराने कारनामे और कुकर्म गिनाने शुरू कर दिए। इतना सुनते ही मैडम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तर्क छोड़कर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए। इसके बाद जो हुआ वो देखकर आपको जबरदस्त मजा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बेहद मजेदार और धमाकेदार है, इसे अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग। है कांग्रेस की प्लानिंग 2027 के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? किन किन विषयों पर आप आगे जाने वाले हैं? इससे पहले कि मैं जवाब दूं, यहां पर बोला गया कुछ हार जीत की बात हो रही थी। तो भाई यूपी में जो हार हुई 2024 में वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? और राजीव जी, मैं एक मुद्दे की बात यहां पर करना चाहती हूं। परिवारवाद पर जब चर्चा होती है, मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, अगर उसको जनता ने जिता दिया तो परिवारवाद का डिबेट वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डिबेट करना ही चाहते हैं तो आप फिर जवाब देना शुरू करिए। जितिन प्रसाद परिवारवाद है कि नहीं है? नीरज शेखर परिवारवाद है या नहीं है? राजवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? संदीप सिंह पौत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? असली बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी परिवारवाद है या नहीं है? अमित मिश्रा पुत्र कलराज मिश्रा परिवारवाद है या नहीं है? मयंकेश्वर सिंह परिवारवाद है या नहीं है? सूर्य प्रताप शाही परिवारवाद है या नहीं है? पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, बड़ी लंबी फहरिस्त है। लायक है क्या? और मैं यहां पर सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो जनता ने मोहर लगा दी, फिर परिवारवाद का डिबेट का है। लेकिन अगर आप ये व्यर्थ डिबेट करना चाहते हैं तो ये डिबेट हम करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं, सोशल मीडिया संभालती हूं कांग्रेस पार्टी का, और यहां पर सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बीजेपी का नेशनल हैंडल 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन जी जो उनके अभी अध्यक्ष बने हैं, और 2 पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। भाई उत्तर प्रदेश से एक और पूर्व अध्यक्ष आते हैं, राजनाथ सिंह जी, उनसे ऐसा क्या बैर है? उनको क्यों नहीं फॉलो करते हैं ये लोग? नितिन गडकरी जी को क्यों नहीं कर लगते हैं? लेकिन बात उत्तर प्रदेश की हो तो मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि भैया राजनाथ सिंह जी से क्या बैर है? पूर्व अध्यक्षों को फॉलो करते हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। ये जो सिर फुटा हुआ बीजेपी का है, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी जी, और ये जो सारा नैरेटिव चल रहा है, सबको पता है ये कहां से गवर्न हो रहा है। सबको पता है अमित शाह जी के और योगी जी के कितने मधुर संबंध हैं, ये सबको पता है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। देखिए, मैं राजीव जी मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के उस एक लाइन को मात्र दोहराता हूं जिसको कि यहां पर उस मुद्दे से हटाकर जो है दुनिया भर की बातें की जा रही है। हम जितना नाम इन्होंने गिनाया, हम सबकी प्रति कहते हैं किसी का पुत्र यदि योग्य है, प्रभावी है और चुनाव जीतता है, जनता मोहर लगाती है तो मान्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है। यहां प्रश्न जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ही परिवार के लोग ही अध्यक्ष होते हैं, पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया
उस परिवार के हाथ में होती है। यह है परिवारवाद, यह है वंशवाद। कोई जनता यदि चुनता है किसी के बेटे को, यदि कोई चुनाव लड़ता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, नेता का बेटा नेता बने, किसको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार के हाथ में हो, एक ही परिवार कमान करे, एक ही परिवार का खानदान। के शर्मा जी, ये परिभाषा आप दे चुके हैं, लेकिन जो सुप्रिया सवाल उठा रही हैं, आज हमें तो गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी एक साथ दिखाई दिए, लेकिन ये बताइए, वो कह रहे हैं तकरार चल रही है आपस में, सर उठावल है आपके पार्टी में। हाँ, मेरी बात मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि यहाँ सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं। अभी 2024 की बात कर रहे थे। 2024 में आम चुनाव हुए, पूरे देश का चुनाव था। तो राजीव जी, पूरे देश में एक स्पेसिफिक यदि आप उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहें कि भाजपा हार गई, तो इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन हो ही नहीं सकता। ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पे है। बड़े बड़े राज्यों में 1-1 सीट पर है, और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। तो आम चुनाव अलग हैं, विधानसभा चुनाव अलग हैं। और विधानसभा का परिणाम है कि कांग्रेस 403 सीटों में मात्र 2 सीट, यह सच्चाई है कांग्रेस की। और हमसे आधा से भी कम सीट समाजवादी पार्टी है विधानसभा में। तो यह है सच्चाई विधानसभा चुनाव की। अब इसके बाद कोई अपनी जो है प्रशंसा के गीत गाता रहे तो मैं उन्हें बधाई दे सकता हूं। ऐसी यदि 2 सीट की पार्टी बन के रहे तो अच्छी बात है, रहना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें, 17 में और 22 में विकास के नाम पे भाजपा जीती है। और जैसा आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो बीमारू प्रदेश था आज वो ग्रोथ का इंजन बन चुका है। और वो डेटा से बैक भी होता है कि 2017 में जिस यूपी का बजट 3 लाख करोड़ होता था, आज वो 8 लाख करोड़ है। जो डेफिसिट स्टेट होता था आज वो सरप्लस स्टेट है। हमारी जो जीएसडीपी होती है, स्टेट की जो जीडीपी होती है, 2017 में करीब 12 करोड़ थी, 12 लाख करोड़ थी, अभी वो 30 लाख करोड़। और ऐसे में जितने आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पर कैपिटा इनकम 46,000 थी, अब वो करीब 1.25 लाख से ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 19% था, अब वो 3% से कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 रैंक हुआ करती थी, हम 2nd रैंक पे हैं। मतलब पहले माफिया सबमिट हुआ करती थी हमारे यहाँ। माफिया हर जिले का एक माफिया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कि नोएडा में है तो किडनैपिंग होगी, मेरठ में है तो कार चोरी होगी, बुंदेलखंड में है तो सैंड माफिया होगा, प्रयागराज में है तो चीटिंग माफिया होगा, अगर पूर्वांचल में है तो रंगदारी माफिया होगा। अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश, हर जिसकी एक क्या स्वाद की चीज है। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल चुका है। हाल के समय से उत्तर प्रदेश में काफी सारी नेगेटिव खबरें आई, तो आपको लगता है कि ये चुनौतियां पेश करेगा? दोबारा बोलिए एक बार। हाल के समय में बहुत नेगेटिव नकारात्मक खबरें सामने आई हैं, प्रयागराज से लेकर नोएडा से लेकर तमाम दूसरे हिस्सों से। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की जनसंख्या है। अपराध होगा, मैंने अपराध, लेकिन अपराध के बाद होता क्या है? लड़के हैं, गलती हो जाती नहीं, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो शासन का जो एटीट्यूड है कि पहले अपराध पहले भी होता था, अपराध अब भी होता है। अपराध एक तो पहले कम हो गया। आप चाहे डेटा देख लीजिए कि चाहे जो बड़े अपराध हैं, जो चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, मतलब साथ उसमें ड्रास्टिक फर्क आया। आपके जो डेटा है, फॉर्मल डेटा, उसको दे सकते हैं। लेकिन जो पहले किस थीम से सरकार चलती थी, थीम था पहले सरकार का, लड़के हैं, गलती हो जाती है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बात तो सही है। कांग्रेस पार्टी क्या अपने आप को जमीन पर मजबूत कितनी हुई है, इस बारे में बताएं आप। राजीव जी, सबसे पहले तो डेटा की एक खासियत होती है कि डेटा में इंटरप्रिटेशन नहीं करना पड़ता, डेटा अपने आप बोलता है। यहां पर एक झूठ बोला गया, ये सरप्लस है, आप रेवेन्यू सरप्लस है, फिस्कल डेफिसिट 3% है, 91,400 करोड़ रुपए। फिस्कल डेफिसिट 3% तो बहुत अच्छा नंबर है। 9 लाख करोड़ इनके ऊपर कर्जा है। अच्छा आप प्लीज एक बार चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपको इसका मतलब फिस्कल पॉलिसीज की बड़ी कम समझ है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। 3% करके बोलेंगे बजट। और अब प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। 9 लाख करोड़ रुपया कर्जा कर दिया यूपी गवर्नमेंट ने। और असली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 37 आउट ऑफ 1000, हाईएस्ट इन द कंट्री। एजुकेशन लिटरेसी रेट वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री, 67.7% फॉर मेन। और आगे की बात करते हैं, मैं आंकड़ों में जाने के बजाय आपने कहा धर्म, अगर इतना ही अच्छा चल रहा तो विकास के नाम पर वोट डालिए।
और वोट मांगिए। धर्म के नाम पर शमशान कब्रिस्तान क्यों करते हैं? लेकिन अब जो आप धर्म पर कर रहे हैं वो आपके लोग भी और आपका वोटर भी समझ रहा है। मैंने कितने ही वीडियो देखे पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अगर साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर उनको पीटा जाएगा, अगर शंकराचार्यों को गरियाया जाएगा, अगर उनको पुलिस और प्रशासन की प्रबलता दिखाई जाएगी और मुख्यमंत्री लेकिन सुप्रिया, अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑप्शन के रूप में कांग्रेस उतनी मजबूत है ग्राउंड पर? लगे अत्याचार। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन जो यहां पे है वो बिल्कुल मजबूत है। 37 सीटों से बीजेपी ऐसे ही डाउन नहीं हुई थी। यहां पर कहा गया वो जनरल इलेक्शन था। अरे जनरल इलेक्शन में आप 400 पार करने वाले थे, आपको 240 पर इस देश की जनता ने तब पटकाना जब इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा था, और वही यूपी में भी हुआ। 37 सीट आप डाउन थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारे घटक दल मिलकर अगली सरकार बनाएंगे, क्योंकि यूपी में मैं फिर से इस बात को कहूंगी, कौन जवाब दे इस बात का कि एक 27 साल का युवराज मेहता डूब गया और उस आज तक कोई जवाब नहीं आया है? Which heads have rolled? किसको सजा मिली है? किसकी जवाबदेही है? और ये नोएडा में हो रहा है, बदायूं में लड़कियां की किडनैपिंग हो जाती है, फिरौती मांगी जा रही है दिन दहाड़े, लड़की का रेप और बलात्कार, गैंग रेप एक पुलिस का अधिकारी कर रहा है और वो फरार हो जाता है। शिवम जायसवाल मुख्य अभियुक्त जो कोडीन कांड चल रहा है यहाँ पर, कफ सिरप का, वो देश छोड़कर भाग जाता है। ये है यूपी, और उस पर आप बकैती करेंगे यहाँ पर बैठकर? किस तरह की बातें हो रही है भाई? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। सुप्रिया जी, रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट के बीच काफी कंफ्यूज हो गई, शायद आज थोड़ी सी चिंतित लग रही हैं। मैं उनके लिए और दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है वो रेवेन्यू सरप्लस होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीप्ट का जो डिफरेंस होता है उसको आप फिस्कल डेफिसिट करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 3.5% जो फिस्कल पॉलिसी के अंदर है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 54 हुआ करता था अखिलेश यादव ने सरकार छोड़ी, इस समय 32 है जो लेटेस्ट डेटा रिपोर्टेड है। उसके बाद सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आप सब लोगों ने जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का नाम सुना होगा, जब सरकार आई थी कुछ बच्चों की मौत भी हुई। लेकिन अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आध्यात्म की बात कर रही थी, साधु संतों की। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, ये कहावत कांग्रेस पे चरितार्थ होता है। राजीव जी, अभी सारे साधु संतों के आराध्य कौन है? अपने शब्दों की गरिमा रखिएगा तो मैं भी गरिमा से बात करूंगी। कोर्ट में एफिडेविट दायर करके कहा, तू है कौन रे? ये एफिडेविट दायर करके कहा कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का काला अध्याय है। और साधु संतों के अपमान की बात करती हैं आप। कितने साधु संतों को इस संसद के रास्ते पर करपाती महाराज जी के जो नेतृत्व में प्रदर्शन था, गोलियों से भून डाला, गायों को भून डाला, और उसी के पाप का असर है। वही साधु संतों के पाप से गांधी खानदान विनाश की ओर बढ़ रही है। इन साधु संतों की हत्या करने का, इसका भी पाप जो है कांग्रेस पार्टी पर है। आप बैठकर यहां साधु संतों की बात कर रही है। आपने कितना अपमान किया साधु संतों का, आपने कितना अपमान किया सनातन धर्म का जो है कांग्रेस पार्टी ने। और भगवान राम के जो है, शर्म नहीं आ रही है शंकराचार्य के लोगों को पीटते हुए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, खींचते हुए, आप जो है अध्यात्म की बात करते हुए, शर्म नहीं आ रही है? धर्म के स्वयंभू ठेकेदार यहाँ पर बने बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए। और ये बकिया उधेड़ने की बात कहने वाले आपकी बकिया उत्तर प्रदेश की, एक सुप्रिया आपको मौका दूंगा। ठीक है शर्मा जी, 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करिए। फिर सुप्रिया आपका रिएक्शन ले रहा हूँ। 2 सीटों पर आशुतोष जी आपके पास भी 403 में 2 सीट पर खड़ी है। इसके बावजूद इतनी जो है 2 सीट पर तुम भी, यही है आपकी सच्चाई, बात करना है, यही सत्यता है आप लोगों की। उत्तर प्रदेश की जनता ने को गरिया रहे हैं लोग और बात करते हैं सनातन धर्म की। समाप्त कर दिया है उत्तर प्रदेश साधु संतों को पीट रहे हो, जितनी मंदिर जल्दी तोड़ रहे हो, पहचान हमारे जाइएगा मूर्तियां खंडित उतना कर रहे अच्छा हो, होगा आपके लिए। हमारी आस्था और के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हो। से यहाँ पर बैठ के बात जमाओगे, अपमान करना बंद कर दीजिए। और इस तरह से नहीं चलेगा, आपका ढोंग यहाँ नहीं चलेगा, आपका पाखंड नहीं चलेगा। जब चुनाव आएगा ना, तब ये जो ढोंगी पाखंडी बन के घूमते हैं ना, आप माला पहन के, ये जनता स्वीकार नहीं करती इन नकली हिंदुओं को। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मैं कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं करना चाहती हूं। सनातन संस्कृति में मेरा भरोसा है
और अगर मेरे शंकराचार्यों का लगातार अपमान होगा, अगर मेरे द्वारका के भी शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बोलेंगे कि यह सरकार गलत कर रही है, तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ से बोलूंगी। श्री रामानुजाचार्य ने बोला है कि जो संतों के साथ हो रहा है वो गलत है। छोटे छोटे बटुक संत बता रहे हैं कैसे उनकी शिखा पकड़ के उनके घसीटा गया। शर्म नहीं आ रही है आपको? किस तरह की बात करते हैं यहां पर आकर आप बकैती करिएगा। आप जो कर रहे हैं प्रयागराज में, आप जो कर रहे हैं वाराणसी में, मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं ये एआई वीडियो है। शर्म नहीं आ रही आपको ये करते हुए? असलियत ये है कि ना ये धर्म के सगे हैं, ना ये लोगों के सगे हैं, ये सत्ता के सगे हैं। अगर लोगों के सगे होते तो यहां पर रोजगार बनाते, निवेश लाते। धर्म के विरोधी थे, इसीलिए समाप्त हो गए, हो रही है कांग्रेस पार्टी। हर चीज की बात इस देश की जनता समाप्त कर देगी आपको, तुम्हारे जैसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। और यही सनातन का विरोध करते करते आप समाप्त होते जा रहे हैं। और ये नकली पाखंड आपका चलने वाला नहीं है, ये जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ चलने वाला नहीं है, ये पाखंड खत्म कीजिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी, सनातन जनता आप उनको शंकराचार्य माने या न माने, लेकिन भगवा वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, वो सीधा सीधा। एक लाइन बोलना चाहती हूं। हाँ बोलिए सुप्रिया। राजीव जी, बोलिए। राजीव जी, मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, एक लाइन। आप कितना भी पान चबाकर खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा, आप ढोंगी हिंदू हैं, आप नकली हिंदू हैं, आप पाखंडी हैं, यही बदतमीजी है आपकी। आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं, आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं, आपको सही जवाब मिल रहा है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी, आप हार मान गई, आप हार मान चुकी हैं, आपके स्वास्थ्य आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं, आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, बातें करने का बंद करिए, हिंदुओं की मूर्तियां खंडित करना बंद करिए, यहाँ पर बैठ के बकवास मत करिए। सबको पता है क्या कर रहे हैं आप हमारी सनातन संस्कृति के साथ। आप यही व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे और दोनों फिर से एक साथ बोल रहे हैं ना, तो बात दोनों की नहीं आ पा रही। नहीं, मैं ठीक है, के शर्मा जी आपकी बात है। दूसरी आशुतोष, आशुतोष ठीक है, सुप्रिया प्लीज, मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा ना, मुझे मजबूरन दोनों का फेडर डाउन करना पड़ेगा। आशुतोष नहीं कर पा रही है, आशुतोष अपनी बात रखिए। तर्क नहीं बचे हैं कि राहुल गांधी क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रखा है। राहुल गांधी को वो जब हिंदू अब नहीं रहे तो फिर उनको क्यों हिंदू धर्म स्थान में प्रवेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से और राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी आए भी तो उनको मंदिर में कृपया ना घुसने दें, क्योंकि हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ है। हिंदू मंदिर तो सबका है, सब कहेंगे। मंदिर सबका है, मंदिर सबका है, मंदिर हिंदुओं का है, सबका नहीं हो सकता। हिंदू नहीं है वो, घोषित रूप से हिंदू नहीं है। जो हिंदू धर्मशास्त्रों के प्रति गलत बयानी करता हो वो हिंदू कैसे हो सकता है? उनको हमने बहिष्कृत घोषित कर दिया हुआ है, इसलिए कृपया उनको मंदिर में प्रवेश ना करने दें। इसलिए उनको हिंदू मंदिर में कृपया प्रवेश ना करने दें, अगर आए भी तो भी। और अगर कोई करने देते हैं इसका मतलब कि ये लोग स्वयं हिंदू धर्म के धर्माचार्यों के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस बहस में आपने देखा किस तरह सवालों के सामने तर्क टिक नहीं पाए और मुद्दे की जगह पर्सनल अटैक शुरू हो गया। अब आप बताइए, आपको किसकी बात ज़्यादा सही लगी, के शर्मा या सुप्रिया सुनीत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही दमदार, बेबाक और बिना डर वाली डिबेट देखना पसंद है तो द डिबेट क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सच्ची बहस हर घर तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जोरदार मुद्दे और नई बहस के साथ। जय हिंद, जय भारत।